हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आप देखेंगे कि आज की वीडियो हमारा थोड़ा हिंदुस्तान के ऊपर इसलिए है कि देखिए आसपास के जितने देश हैं उनमें कैसी खलबली मची हुई है, परंतु हमारे हिंदुस्तान में ऐसी क्या खास बात है जो इतनी कठिनाइयों को पार करने के बाद भी अभी तक इतना प्यारा और सुंदर लोकतंत्र है, दुनिया को नसीहत देता है, सिखाता है कि इतने धर्म के लोग, इतनी जाति के लोग होते हुए भी यहाँ पे इतनी स्थिरता बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, और आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक। तो आपने हेडिंग देख लोगे, सबक सीखे पड़ोसी। देखते हैं क्या सबक सिखाना है हमको। पहले बांग्लादेश, अब नेपाल, भारत के पड़ोसी देश एक एक करके राजनीतिक उथल पुथल से गुजरते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, कोई भी देश स्थिर नहीं है। इन पड़ोसी देशों में से कोई तो भारतीय भूभाग के ही अंग रहे हैं। देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तो भारत से ही निकल के गए हैं एक तरीके से। इन पड़ोसी देशों में से कोई भारतीय, ऐसे में भू राजनीतिक विशेषज्ञों की ये चिंता गैरवाजिब नहीं है कि आखिर इनके डीएनए में अप्रत्याशित बदलाव कैसे आए। अच्छा वर्ड दिया, इनके डीएनए में अप्रत्याशित बदलाव कैसा है। हाल ही में एक संवैधानिक मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पड़ोसी देशों को सीख दी कि इन्हें भारत के लोकतंत्र से सीखना चाहिए। आखिर ऐसा क्या है भारतीय लोकतंत्र और यहाँ के जनमानस के सोच संस्कार में, इससे दिनों दिन लोकतंत्र न सिर्फ मजबूत हो रहा है बल्कि पुष्पित पल्लवित भी हो रहा है। बहुत प्यारा वर्ड है। जीवंत लोकतंत्र के इस मर्म की पड़ताल की आज सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए भारत ऐसे बना 1.4 अरब लोगों को देश हो रहे। देखिए कैसे 1947 में आज़ादी के बाद 32 करोड़ आबादी थी हमारी। करीब 7 दशकों में हम आज 140 करोड़ की आबादी है। पता सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है। अधिक आबादी संसाधन में बोझ बढ़ाती है, लेकिन अगर आबादी शिक्षित कुशल उत्पादक है तो किसी समाज को, देश को वरदान साबित हो सकती है। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे आप कि जो आंकड़े देख रहे हैं आपको, ये ना हमारी आबादी 1960 में 44 पॉइंट, जब आज़ाद हुआ था तो बतनी 32 करोड़ थी, तो 60 से मांग रहे हैं और ये हम 145 करोड़, तो अब 25 तक यहाँ तक आ गए। ठीक है, इतना बड़ा ये क्या हुआ, हमारा उछाल हुआ एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसको क्योंकि ऐसे ही आएगा ये। अब देखते हैं आगे। बढ़ती गई भारतीयों की औसत आयु। अब देखिए औसत आयु कैसे बढ़ी भारतीयों की, दिखाना पड़ेगा। देखिए अब हम लोग ना पहले बहुत उसमें चलते थे, जो पीछे से बातें चलती आ रही सुनते सुनाते, उसमें अभी तक लगे पड़े हैं कि पहले के लोग बहुत उम्र 100 साल जीते थे। बहुत से लोग जिए भी हैं, दिखता भी है देखने को, परंतु क्या है उनकी बात क्या है आप देखते हैं। जिसकी आज़ादी के समय भारतीयों की औसत आयु 40 वर्ष थी। आप खुद समझिए, औसत आयु जो थी वो 40 वर्ष थी देश के भारतीयों की आज़ादी 40 वर्ष कितनी थी औसत। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बहुत कम थी। समय के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। आज भारतीयों की औसत आयु कितनी है, 72। 2025 में कितनी बता रहे हैं, 72.5। और जब देश 1960 में कितनी थी, 45.2। और देश आज़ाद हुआ कितनी थी, 40। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साक्षरता से दूर हुआ अशिक्षा का अधियारा। देखिए शिक्षा और तकनीक के बिना कोई भी समाज, देश तरक्की नहीं कर सकता। आज़ादी के बाद एक दौर ऐसा भी था जब कोई स्कूल पास होना ही, मतलब हाई स्कूल को पास होना ही बड़ी मान्यता मानी जाती थी। पढ़ाई की सुविधा बहुत कम लोगों को मिल पाती थी। आज देश में साक्षरता दर 70% है, 76.3। ये कितना 2021 का डेटा है, 25 में और ज़्यादा है। उसके बाद समावेशी विकास से घटी गरीबी, मतलब सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसके साथ, सबका विकास इसे कहते हैं। 1947 में देश की आज़ादी के समय भारत में गरीबी का आसमान तक का बोलबाला था। जरूरतें पूरी करने के लायक अनाज का उत्पादन भी नहीं होता था। भूमि सुधार, हरित क्रांति और उदारीकरण के साथ आज देश में गरीबी के न्यूनतम स्तर पर। देखिए 1970 में थी 63%, 83 में थी 56%, 87 में थी 50%। हम थोड़ा और नीचे आते हैं, 11 से ले लेते हैं, मान लीजिए 2000 से लेते हैं। 4 में थी 39 2004 में, 9 में थी 32, 11 में 2022 और 15 में 18.73, 17 में 13, 18 में 13, 19 में 12। हाँ 2020 में बढ़ी थी, क्यों, कोविड के चक्कर में बढ़ी थी। पर 2021 में 1.91 गरीबी दर कर दी गई है। इसमें बहुत बड़ी बात है ये। अगर आप देखेंगे ना 63 से जब गरीबी देश में, मतलब 50% से लोग ज़्यादा गरीब थे, आज सिर्फ 11% लोग हैं, वो भी 2021 का डेटा है। ये 1 डिजिट में आ चुकी है, जहाँ पे मेरा विश्वास है। समावेशी है देश का लोकतंत्र। 7 दशक से अधिक समय के सफर में भारत में लोकतंत्र अधिक समावेशी होकर उभरा है। शिक्षा और जागरूकता के साथ देश की राजनीति में पिछड़ी और वंचित जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में राजनीतिक दल अपेक्षाकृत कमजोर जातियों को सत्ता में भागीदारी भले ही सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। इसको लेकर जातीय वर्ग में जागरूकता भी होती है। आज देश की राजनीति में उच्च जातियों का वर्चस्व नहीं है, जैसा कि आज़ादी के बाद था। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। बढ़ती आर्थिक ताकत
बन गया। आप जीडीपी की बात करते हैं ना, तब जीडीपी की बात देखते हैं कि कैसे जीडीपी की बात की जाती है और क्या देश में अचीव हो रहा है और क्या अचीव कर रहा है, देश किस मुकाम पे आ रहा है। आज़ादी के बाद करीब 4 दशक तक भारत की अर्थव्यवस्था सरकारी नियंत्रण पर थी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ही इसे नियंत्रण करती थी। 1990 में उदारीकरण का दौर शुरू होने के बाद अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हुई, निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा हुई, इससे एक बड़ा मध्यम वर्ग पैदा हुआ, इसने मांग और खपत के चक्र को तेज किया। इसका नतीजा है कि $4 ट्रिलियन के साथ आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी बन जाएंगे। देखिए, जब हम 1950 में थे तो हम 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, ठीक है, $35 अरब के। उसके बाद फिर हम 10वीं 10 साल में भी हम 10वीं रैंक बढ़ा नहीं, फिर रैंक हमारा और गिर गया, 12वीं पहुँच गए, फिर 80 में रैंक हमारा और गिर गया, 13 पहुँच गए, फिर 90 में रैंक और गिर गया, 15वीं पहुँच गए, फिर उदारीकरण चालू हुआ 1991 से। उसके बाद क्या हुआ, 12वीं में पहुँच गए, 3 इसलिए हम नीचे आए। फिर 2010 में 10 साल बाद हम 9 पे आ गए, 9वीं। फिर 2020 में देखो, 2010 में 9वीं थे, उसके बाद 2020 में छठी पे आ गए, और 2025 में चौथी पे आ गए, 9 से सीधे चौथी पे। बहुत बड़ा ये छलांग एक तरीके से देखी जाए तो, इससे बड़ी छलांग हो नहीं सकती। तो बहुत बड़ी छलांग है ये जो यहाँ पे हमने किया है, ये बहुत बड़ा काम है। जो जीडीपी की बात करते हैं हम लोग, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब $1 ट्रिलियन में है, पहले $1 में होते थे, अब $1 ट्रिलियन में। तो बहुत बड़ी बात है। 2025 में 34 में ही, अब कुछ दिनों बाद बोल रहे हैं हम कि हम तीसरी ही बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ वर्षों में हम 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बन जाएँ, और अभी हम $4.1 की हो जाएगी 2025 के अंत तक। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट है, जो देश को बोलते हैं, देश को चलाने के अगर सही इंसान के हाथ में भाग दौड़ो तो देश अच्छा चलता है, और ऐसे के हाथ में तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री हैं अशिक्षित हैं। आप खुद रेट देख लीजिए, अशिक्षित हैं, आप खुद देखिए अशिक्षित बोलते हैं। मेरे प्रधानमंत्री को अशिक्षित बोलेगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर मेरे अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, उन्हें भी कोई बोलेगा अशिक्षित हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री है, मेरा प्रधानमंत्री, सीधी बात है। विपक्ष का काम है ऐसा बोलना, मेरा काम तो नहीं है। दूसरी बात है, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। अगली बार को कोई और, जैसे मान लीजिए कि कोई और मतलब इंसान जो बनता है, प्रधानमंत्री बनते हैं, बड़े बड़े अच्छे नेता हैं, और भी नेता हैं, शशि थरूर बनते हैं, कोई बनता है तो बोलते हैं कि नहीं ये कर्मठ नहीं है। तो कैसे बोल दूँ भाई प्रधानमंत्री कर्मठ नहीं है, जब वो दिखा रहे हैं अपने आंकड़ों में 2006 थी, मतलब 9वीं अर्थव्यवस्था थी, 2020 में यहाँ पे आ गई। उसके बाद 5 साल के अंदर 2 रैंक इन्होंने नीचे कर दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। उसके बाद 30 तक ये करते, कहाँ तक ले आएंगे, छठी से तीसरी पे ले आएंगे, आधा कर देंगे उसको। तो मतलब बहुत बड़ी बात है। तो कुछ भी करो, जिसको बुराई करनी करो, परंतु जो काम हुआ है उसको दिखाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा और मानना ही पड़ेगा। आंकड़े बताते हैं, आंकड़े, ये नहीं विश्व रैंकिंग बता रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं। तो हिंदुस्तान की बात है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।